हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा और एनसीईआरटी तीनों को सोर्स जो है ना उसको मर्ज करके आप लोगों के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लास करते समय उसको नोट भी करते रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो जो यूरोपियंस है ना, सबसे पहले आए थे पुर्तगीज। ये जितने आए थे सारे को यूरोपियंस कहते हैं। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, ओके। नेक्स्ट आए थे डच, फिर आए थे इंग्लिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है ना वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि पहले कौन आया था तो पुर्तगीज होगा, सबसे लास्ट में कौन आया था वो फ्रेंच होगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडिया से सबसे लास्ट में कौन गया था, इंडिया को छोड़ के कौन गया था, तो वो आंसर होगा पुर्तगीज। ध्यान रखना, सबसे पहले इंडिया में जो आया था वो लास्ट में गया था, वो होगा पुर्तगीज। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पुर्तगीज के बारे में। तो लिखा है कि जो किंग जॉन टू है उनके शासनकाल में बार्थोलोमेव डियाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्रॉस किया था केप ऑफ गुड होप को, और उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, केप ऑफ स्टॉर्म्स। अच्छा, आपका मन में अभी ये डाउट होगा कि सर ये क्या है, ये जो केप ऑफ गुड होप है ये क्या है। तो देखो, जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है ना। मान लो ये हमारा इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे जो है ना ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ओके, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका का जो बगल में ना ये यहाँ पे एक लोकेशन है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। मतलब यहाँ से यूरोपियन कंट्री है इस एरिया में। अभी यहाँ पे उन लोगों को ना सी रोड के थ्रू ऐसे इंडिया में जाना होगा, ऐसे उनको आना पड़ेगा यूरोपियंस को। तो उन्होंने पहली बार ना ये जो लोकेशन है केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक पहले कौन आया था, यहाँ तक सबसे पहले आए थे किंग जॉन टू। अभी समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि उन्होंने तो केप ऑफ गुड होप को क्रॉस किया था, लेकिन उन्होंने इंडिया में नहीं आया था। तो इंडिया में सबसे पहले आया था वास्को दा गामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने इंडिया में केरला स्टेट में एक लोकेशन है जिसका नाम है कालीकट, ओके। उन्होंने कालीकट में पहली बार आया था, और उन्होंने आया था कब, 1498 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उनके टाइम पे जो यूरोप के जो राजा थे उनका नाम क्या था, किंग इमानुएल। ये थे कहाँ का, यूरोप का राजा थे। अगर ये पूछेगा कि वास्को दा गामा जब इंडिया में आया था, यानी कि जब कालीकट में आया था केरला में, तो वहाँ पे कालीकट का राजा कौन था, तो उनका नाम था राजा जमोरिन, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक हिंदू रूलर थे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि वास्को दा गामा जब इंडिया में आए थे 1498 में, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी मतलब देखा जाए तो 3 महीना उन्होंने यहाँ पे रहा इंडिया में। और जब उन्होंने रिटर्न किया ना अपना पुर्तगाल में, अपना देश में उन्होंने जब रिटर्न किया था, उन्होंने जो जहाज है उनको भर के, उन्होंने जहाज में पूरा भर के उन्होंने बहुत सारे जो अपना कमोडिटीज है उनको लेके गया था। जो मसाले, जो चीज़ें होती है ना इंडिया से, वो लेके गया था। और यूरोप मार्केट में वो बहुत फ़ायदा में उसको बेचा था, ओके, बहुत फ़ायदा में। तो अभी ऐसा है कि पहली बार वास्को दा गामा इंडिया में आता है कालीकट में, और 3 महीना रहता है। और उसको इतना मतलब प्रॉफिट में सामान मिलता है, वो उसको लेके जाता है यूरोप कंट्री में, और वहाँ पे वो सोल्ड करता है, और जिसमें उसको बहुत प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, तो बात तो भाई वो तो यही सोचेगा ना कि इंडिया में मैं सेटल ही हो जाऊँगा। जब इतना फ़ायदा हो रहा है 3 महीना में, तो क्यों ना यहाँ पे मैं सेटल हो जाऊँ, ओके। तो यहाँ पे अभी वही देखने को मिलेगा। तो जो हमारा साल 1500 में जो पुर्तगीज थे उन्होंने क्या किया कि अपना एक पर्सन था जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेस कार्बेल। तो इतना बड़ा नाम ना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो, उसका नाम था कैब्रल, कैब्रल या तो पेड्रो याद रख लो। उन्होंने उसको भेजा था इंडिया में। तो किस लिए भेजा था उन्होंने, उन्होंने इसलिए भेजा था कि भाई इंडिया में अच्छा खासा हमारा व्यापार हो रहा है, तुम यहाँ से एक फैक्ट्री बना के जो मसालेदार जो चीज़ें हैं उसको रख के यहाँ पे भेज सकते हो, सही है ना। तो उन्होंने जैसे ही पेड्रो आए थे 1500 में, तो उससे पहले रास्ता में उन्होंने ब्राज़ील को डिस्कवर किया था। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी पूछता है ये जो ब्राज़ील है ना, उसको डिस्कवर कौन किया था, तो उसको भी पुर्तगाल नहीं किया था। पुर्तगाल का कौन था, पेड्रो कैब्रल थे, ओके। नेक्स्ट, तो जब इंडिया में उन्होंने आया था ना, सबसे पहले उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दिया, कहाँ पे, कालीकट में। लेकिन उस फैक्ट्री में ना वो ट्रेड नहीं कर पाया। ध्यान रखना, पूछता है कि जो पुर्तगीज का जो पहला फैक्ट्री था इंडिया में वो कहाँ पे था, वो था कालीकट में। और उसको कौन किया था, उसको किया था पेड्रो कैब्रल ने। लेकिन अभी आप पूछोगे सर ये फैक्ट्री सक्सेस क्यों नहीं हुआ,
रीजन है कि आपको पता है इंडिया में ना पहले से ही जो अरेबियंस थे उनके राज चलता था, अरेबियंस के। तो उन्होंने पेड्रो को अलाउ नहीं किया कि भाई इंडिया में तुम फैक्ट्री नहीं कर सकते हो। पहली बार भास्को दा गामा आया था, उन्होंने यहाँ से जो कमोडिटीज है वो लेके गया था, बस बहुत है, अभी इंडिया में आप फैक्ट्री नहीं कर सकते हो। तो दोनों में एक बैटल होता है, किसके बीच में? पुर्तगीज और अरेबियन के बीच में। ध्यान रखना, पुर्तगीज यानी कि जो पेड्रो, ओके, पेड्रो जो कैब्रल है, इनके बीच में और जो अरेबियंस थे उनके बीच में एक बैटल होता है, और जिस बैटल में पेड्रो हार जाते हैं, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पुर्तगीज हार जाते हैं। जैसे ही पुर्तगीज हार जाते हैं ना, वो पेड्रो क्या करता है, वो दोबारा लौट जाता है अपना पुर्तगाल में। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे ही उनका जो पहला फैक्ट्री है पुर्तगाल का, वो कहाँ पे था? कालीकट में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि उनका पहला फोर्ट यानी कि आप कह सकते हो वो एक तरह का हेडक्वार्टर है, ठीक है, जैसे कि अपना के हेडक्वार्टर है, अभी आर्मी का दिल्ली में है। ऐसे ही उनका जो फोर्ट यानी कि जो भी उनका हेडक्वार्टर वाले काम है ना, वो वहाँ पे करते थे लोग। तो उनका जो पहला फोर्ट है वो कहाँ पे था? वो था कोच्चिन में। ये जो ईयर है ना 1503, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस लोकेशन याद रख लीजिए, बहुत है। पहला फैक्ट्री पुर्तगीज का कालीकट में, और जो पहला फोर्ट है वो था कोच्चिन में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही पेड्रो अपने यूरोप में लौट जाता है और वहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि भाई अरेबियंस ने मुझे हरा दिया, तो वहाँ पे पुर्तगीज को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने एक फोर्ट भी इस्टेब्लिश कर दिया, उन्होंने एक फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश कर दिया, इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया। तो भास्को दा गामा क्या करता है, वो दोबारा 1502 में, ध्यान रखना, अगेन रिटर्न करता है इंडिया में। और जैसे ही इंडिया में रिटर्न करता है, तो उन्होंने क्या है ना, जो लोकल रूलर्स थे, है ना, जैसे कि राजा जौमरिन हो गए, बाकी भी कई सारे लोकल राजा थे, वो सभी का सपोर्ट ले लिया और उनके फेवर में वो यहाँ पे फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में सक्सेस हो गया। फैक्ट्री तो पहले से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड करने में वो सक्सेस हो गया। और जैसे ही सक्सेस हो गया, उसने क्या कर दिया, पहली बार पुर्तगीज ने अपना एक गवर्नर को भेजा, पहला फर्स्ट गवर्नर। पूछेगा भाई वो पहला गवर्नर कौन था? उनका नाम था फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। और वो ईयर पूछता है, कौन सा ईयर में? 1505 में पुर्तगीज ने पहली बार अपना गवर्नर अपॉइंट किया था। वो किया था कहाँ पे? अपना कैलिकट में, और उनका नाम है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। ओके, चलो, तो जैसे ही फ्रांसिस्को डे अल्मीडा आ गया ना, इसके बारे में 2 क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। सबसे पहले अल्मीडा ने किया था ब्लू वाटर पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है उसको कौन किया था? तो उसको किया था पुर्तगीज ने। अगर पूछ लिया उस पर्सन का नाम क्या है, तो उसका नाम होगा फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। अभी आप ये पूछोगे भाई सर ये क्या होता है ब्लू वाटर पॉलिसी, ये है क्या? तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जो सी रूट का जो आविष्कार है वो कौन किया था? वो किया था हमारा भास्को दा गामा ने, यानी कि पुर्तगीज ने। भाई जब पुर्तगीज ने इतना मेहनत करके सी रूट को फाइंड किया, तो ऐसा तो नहीं ना कि भाई मछली कोई और पकड़े और उसको खाना और कोई खा ले उसको, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि इंडिया को जाने के लिए ये जो रूट है, ये जो जलपथ है, उसको हमने आविष्कार किया है। इसका मतलब इंडिया में सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे। अगर आप लोग किसी को भी ट्रेड करना है, यानी कि जो बाकी यूरोपियन से है, जो इंग्लिश है, डच है, फ्रेंच है, अगर किसी को भी जाना है इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो वो पहले हमसे परमिशन लेगा। ध्यान रखना, सबसे पहले जो गवर्नर है अल्मीडा, वो उनका परमिशन लेगा कि भाई मुझे इंडिया में जाना है और ट्रेड करना है, क्या आप मुझे अलाउ करोगे? अगर अल्मीडा ने ये परमिशन दे दिया तो ये लोग इंडिया में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। और उसको कौन किया था? उसको किया था फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने। कवर हो गया। नेक्स्ट, टोबैको कल्टीवेशन, सभी को पता होगा टोबैको क्या होता है। तो जो टोबैको है ना, उसको भी कल्टीवेट करना, उसको भी उपजाऊ करना, ये पहली बार इंडिया में ये जो हमारा विधि है उसको फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने शुरू किया था। ओके, तो इस गवर्नर के बारे में सिर्फ 2 ही पॉइंट है। जो हमारा कोई भी स्टेट पीसीसी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम, यानी कि यूपीएससी तक भी ये 2 क्वेश्चन करता है, बाकी आपको पूछेगा नहीं। चलो बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट गवर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला गवर्नर। ओके, चलो, उनका नाम है अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। इतना बड़ा नाम रखने की याद जरूरत नहीं है, सिर्फ रख लीजिए अल्बुकर्क, ठीक है, इतना माइंड में सेट कर लीजिए, अल्बुकर्क, ये बहुत है। तो उनको कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। ध्यान रखना, रियल फाउंडर। हालांकि उससे पहले आया था हमारा जो अल्मीडा, उन्होंने आया था एज गवर्नर, और उससे पहले
हमारा भास्को ड गामा आया था, लेकिन वो दोनों रियल फाउंडर नहीं है। रियल फाउंडर कौन होगा? रियल फाउंडर का अल्बुकर्क। वो क्यों होगा हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया था बहुत सारा बेसेस। बेसेस क्या होता है? जैसे कि आपको इंडिया में जाना है तो आपको तो आना है सी रूट से ना, जो एंट्रेंस होता है ना, एंट्रेंस सी रूट में, जो हमारा आपके ऐसे तो पोर्ट है ना, जो पोर्ट होता है, जो बंदर होता है। तो उन्होंने बहुत सारा बेसेस को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, किस लिए? कि वो ओवरलुकिंग कर सकते हैं, वो उसको रखेंगे अपने निगरानी में कि कौन कौन सी रूट की मतलब माध्यम से इंडिया में आ रहा है। ओके अच्छा, तो उन्होंने जैसे ही आया था ना, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये जो गोवा है उन्होंने उसको अक्वायर किया था। कहाँ से किया था? बीजापुर से किया था। जो बीजापुर का जो सुल्तान है, उनसे उन्होंने गोवा को अक्वायर कर दिया 1510 में। मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि ये जो नोट्स है ना, आपको कहीं पे ऐसे नोट्स नहीं मिलेगा। जो जिसने भी अपना मॉडर्न हिस्ट्री को अभी तक शुरू नहीं किया, तो मैं सभी को एक सजेस्ट करूंगा कि ये नोट को आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और जैसे हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कितना बढ़िया से आपने ये सब नोट किया है। ओके चलो, तो उन्होंने गोवा को एक्वायर कर लिया क्योंकि उनका जो माइंड था ना, उन्होंने ये सोचा था कि मैं गोवा में अपना कैपिटल को इस्टेब्लिश करूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाया था। तो जो भी है, उन्होंने गोवा को एक्वायर किया था, कब्जा किया था। चलो नेक्स्ट क्या होता है, उन्होंने पुर्तगीज को एनकरेज करते हैं टू मैरी हिंदू गर्ल्स, कि भाई तुम हिंदू गर्ल्स को ना मैरी करो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कौन था ऐसे, कौन गवर्नर था पुर्तगीज का जो उन लोग को एनकरेज करता था कि तुम हिंदू गर्ल्स को मैरिज करो? तो वो था अल्बुकर्क। उनका दिमाग में ये था कि अगर मान लो हम हिंदू गर्ल्स को मैरिज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से जो लोकल रूलर से है, उनका जो नेटिव रूलर से है, राजा है, उनका सपोर्ट हमें बहुत मिलेगा। ओके, तो इसी पर्पज से वो एनकरेज करते थे कि हिंदू गर्ल्स को मैरिज करो। नेक्स्ट, उन्होंने एबॉलिश किया था सती प्रथा सिस्टम को। ध्यान रखना, पहली बार हम सभी को पता है, अगर क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा, उसको एबॉलिश कौन किया था, तो हम कहेंगे या तो राजा राममोहन रॉय होगा, ठीक है ना। इंडियंस अगर पूछेगा पहला इंग्लिश कौन था, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अगर पूछता है कि पहला पुर्तगीज कौन था, वो होगा हमारा अल्बुकर्क। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो उन्होंने गोवा को एक्वायर किया था। तो गोवा में और नॉर्थ एरिया में, उस जो रीजन में ना, उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया एज ए विलेज लैंड लॉर्ड। मतलब मैं जितना भी जमीन है ना, गांव है, मैं वहाँ का भू देवता हूँ। मतलब जितना भी जमीन है वो सारे मेरे अंडर में है, मैं जैसे बोलूँगा ऐसे ही काम होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टोबैको, कैसियो, पाइनएप्पल, चिल्ली, पापाया और पोटैटो। देखिए इतना ही पॉइंट याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो टोबैको, पाइनएप्पल, चिल्ली, ये सब इंट्रोड्यूस कौन किया था। तो नाम तो नहीं पूछेगा कि पुर्तगीज ने, सॉरी अल्बुकर्क ने किया था या हमारा अल्मीडा किया था, ऐसा नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, ये पूछ सकता है कि आप नाम देगा, पहले पुर्तगीज देगा, फिर डच देगा, फिर इंग्लिश देगा, फिर फ्रेंच देगा। बोलेगा इनमें से बताओ जो हमारा टोबैको, कैसियो, पाइनएप्पल, इसको इंट्रोड्यूस कौन किया था। ओके, तो आपको याद रखना है ये हमारा पुर्तगीज थे। चलो अभी इतना ही है हमारा जो अल्बुकर्क के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट गवर्नर है उनका नाम है निनो दा कुन्हा। इतना बड़ा नाम रखने की जरूरत नहीं है याद रखने की, सिर्फ इतना रख लीजिए, कुन्हा या तो निनो, इतना ही याद रख लीजिए, बहुत है। ओके सॉरी। चलो, तो उन्होंने क्या किया था, आप सभी को पता होगा, ये जो गोवा है ना, ये गोवा को कौन कैप्चर किया था, अभी मैंने बताया था। तो अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था। कहाँ से किया था? बीजापुर का सुल्तान से किया था 1510 में। ठीक है, अभी हमने चर्चा किया था इसके बारे में। तो यहाँ पे होता क्या है, तो जो गोवा है ना, वो पुर्तगीज के अंडर में आ जाता है। तो उनको जब निनो दा कुन्हा आ जाता है एज ए गवर्नर, उन्होंने सोचा कि यार मैं, आप सभी ने मैंने पहले बताया था ना कि इनका जो पहला जो हमारा फोर्ट, यानी कि जो हेडक्वार्टर, मतलब वही जो कैपिटल होता है, वो कहाँ पे था? हमारा कोच्चि में था। मैंने बताया था ना कि 1503 में उन्होंने किया था पुर्तगीज ने। ठीक है, तो शुरू से लेकर ना अभी तक का जो उनका पुर्तगीज का जो कैपिटल है वो कोच्चिन में ही था। तो निनो दा कुन्हा जैसे ही आया ना, उन्होंने तुरंत अपना कैपिटल को कोच्चिन से गोवा शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले ये काम किया। लास्ट में उन्होंने दामन एंड दीव को उन्होंने एक्वायर कर लिया, दामन एंड दीव को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हुगली एक लोकेशन है वेस्ट बंगाल में, ये ट्रेड के लिए काफ़ी माना जाता है इस प्लेस को। हम आगे चर्चा करेंगे कि इंग्लिश का हुगली के साथ में क्या संबंध रहा है।
तो जो हुगली है ना, पुर्तगीज के हाथ से ये चला गया था, उनके हाथ से लॉस हो गया था। तो क्वेश्चन बोलता है कि जो ये हुगली है पुर्तगीज के हाथ से लॉस्ट हो गया था, ये किसके शासन काल में हुआ था? तो उनका नाम है शाहजहां। रखना, वेरी वेरी, शाहजहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे मिडिल हिस्ट्री में। ओके, तो जैसे जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से कंप्लीट हो जाएगा, मैं बहुत सीरीज लेकर आ जाऊँगा। तो ठीक है ना, जो हुगली है वो शाहजहां का टाइम पे पुर्तगीज ने खो दिया। चलो आगे बात करते हैं। बॉम्बे को डाउरी दिया था चार्ल्स टू को। अच्छा, अब ये चार्ल्स टू कौन है? ये कि इंग्लिश मैन है, ठीक है ना। तो ये जो चार्ल्स टू है, उन्होंने मैरिज किया था पुर्तगीज की गर्ल से। तो पुर्तगीज ने ये जो बॉम्बे है ना, उनको डाउरी में दे दिया था इंग्लिश को, यानी कि चार्ल्स टू को। चलो यहाँ पे लिखा है कि हम बात कर रहे थे ये हुगली के बारे में। तो हुगली को इस्टेब्लिश कौन किया था? पुर्तगीज ने किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या रहा था पुर्तगीज के लिए, जो कि पुर्तगीज इंडिया में आए और इतना उन्होंने रूल किया। तो सबसे पहला पॉइंट है, इन इंडिया, गुजरात को छोड़ के ना हमारा जितना भी नॉर्दर्न पार्ट था वो सारे छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया था। देखा ना कि नॉर्दर्न पार्ट वाज मच डिवाइडेड एमंग द मेनी स्मॉल पावर्स, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो यूनिटी है ना, वो कहीं ना कहीं कि यूनिटी नहीं था इंडिया में, सिर्फ गुजरात को छोड़ के। तो ये एक बढ़िया कंडीशन था पुर्तगीज के लिए। नेक्स्ट था, पुर्तगीज हार्ड स्ट्रॉन्ग नेवी एट द टाइम। तो पुर्तगीज का ना जो नेवी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो इसीलिए मेनी ऑफ द कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया हैड कम अंडर पुर्तगीज पावर विद इन 50 ईयर्स। तो 50 सालों के अंदर बहुत सारे जो मतलब कोस्टल पार्ट्स है, क्योंकि उनको अगर इंडिया में आना है तो वो सी रूट के थ्रू जाएंगे ना, जो सी रूट है उसके थ्रू आएंगे। तो ये जो जितना भी कोस्टल पार्ट्स था 50 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब पुर्तगीज का हाथ में आ गया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द पुर्तगीज। देखिए मेंस में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो पुर्तगीज के, या तो ऐसा पूछेगा कि जो हमारा आर्मेंट ऑफ यूरोपियन में से जो पहले आया था, या पुर्तगीज पूछेगा भी नहीं, उनका सिग्निफिकेंस बताओ। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आए थे पुर्तगीज। ओके, तो उनके बारे में अगर बात करेंगे, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में, सबसे पहले उन्होंने इनिशिएट किया था यूरोपियन इरा को, यानी कि वो पहले यूरोप थे जो इंडिया में आए थे, और उनको फॉलो करके धीरे धीरे डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच आते गए। लेकिन सबसे पहले पुर्तगीज ने ही शुरू किया था इंडिया में आने के लिए। नेक्स्ट, एमरजेंस ऑफ स्ट्रांग नेवल पावर। जो नेवी है ना, तो उनको भी उन्होंने एमरजेंस किया था, उन्होंने आविर्भाव किया था इंडिया में। जो मिलिट्री इनोवेशन है इंडिया में, उन्होंने ही शुरू किया था, पहले कोई मिलिट्री था नहीं इंडिया में। नेक्स्ट, ये मास्टर थे इम्प्रूव करने में आर्ट द टेक्निक में सी में ये टेक्निक है ना कि किस तरह से हम सी रूट आविष्कार करेंगे, या तो समुद्री मार्ग में हम किस तरह से अपना व्यापार को बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें में ना ये बहुत मास्टर थे पुर्तगीज। तभी तो भास्कर का मैंने सबसे पहले आया था कालीकट में। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस एट गोवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसा कौन यूरोपियन था जो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था? वो होगा पुर्तगीज। बोलेगा कहाँ पे हुआ था? तो गोवा में हुआ था सन 1556 में। देखो ईयर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बार प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में हुआ था, ठीक है ना, और गोवा में हुआ था वो। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड यूरोपियन आर्ट्स इन इंडिया। उन्होंने जो यूरोपियन आर्ट्स को, जो यूरोपियन कला है, उनको भी उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, उन्होंने काफ़ी सारा चर्च भी बनाए थे, ठीक है ना। अगर देखा जाए जो मेन पॉइंट है ना, जैसे कि उन्होंने पुर्तगीज ने प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया था, उन्होंने मिलिट्री, नाभाल, उन्होंने ये सब शो किया था, ये सब मेन पॉइंट में। प्रीलियस पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ एक ही पॉइंट है ये वाला, ठीक है, कि उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। बाकी सारे के सारे मेन के लिए। चलो आगे देखते हैं। चलो हम देखते हैं कि जो अगर इतना सब कुछ फेवरेबल कंडीशन था पुर्तगीज के लिए, तो उन्होंने डिक्लाइन कैसे किया, मतलब जो पुर्तगीज साम्राज्य था उनका पतन कैसे हुआ? चलो वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उन्होंने इंग्लिश और डच के साथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, मतलब कई सारे बैटल्स हुए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पुर्तगीज को इंग्लिश ने कौन सा बैटल में हराया था, तो लिखा है डिफेट एट सोली। एक ये बैटल का नाम है सोली करके, एक जगह है सुभाली, ठीक है ना। ये जो सुभाली है ना, मैं लिख देता हूँ सुभाली, SUVALI, ठीक है। सुभाली है, वहाँ पे एक बैटल हुआ था,
उसका नाम दिया गया था सोली। ये हुआ था पुर्तगीज और इंग्लिश के बीच में। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, उन्होंने मराठा के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। मराठा कौन होता है भाई? देखो, मुगल के बाद में ना अगर इंडिया में सबसे मतलब ताकतवर कोई पावर था वो था मराठा, ठीक है ना। तो पुर्तगीज ने मराठा के साथ में भी काफ़ी स्ट्रगल किया। चलो नेक्स्ट, इन्होंने पायरेसी और रबरी, चोरी और डकैती में ना ये काफ़ी माहिर थे, जिसके कारण जो हमारे लोकल रूलर्स थे उनका सपोर्ट भी काफ़ी कम मिला। चलो ये तो हो गया। अभी ये लोग मुस्लिम के अगेंस्ट में थे। भाई बताओ, उस टाइम पे मुगल का शासन चल रहा है, पूरे इंडिया में मुगल का राज चल रहा है और आप उन्हीं के खिलाफ में हो, तो जाहिर सी बात है भाई इंडिया में रूल करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इनके साथ भी ऐसे हुआ था। पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन टू क्रिश्चियन, ये लोग ना जितने भी हिंदू थे सभी को कोशिश करते हैं कि सभी को कन्वर्ट कर देंगे क्रिश्चियन में। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू रूलर्स थे या जो लोकल रूलर्स थे उनका मन में भी काफ़ी गुस्सा आ गया था, भाई हम क्रिश्चियन धर्म को हम क्यों अपनाएं, है ना। तो ये सब उनका पॉलिसी था। नेक्स्ट, फाइनली जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश के साथ में इनका बैटल ऑफ सोली होता है। प्लेस यहाँ पे लिखा है आटसुभाली। और यहाँ पे जो पुर्तगीज है वो हार जाते हैं, ठीक है ना। और हारने के बाद में जो पुर्तगीज साम्राज्य है, जो उनका जो भी मतलब उनका रूल्स था इंडिया में, वो डिक्लाइन हो जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं डच के बारे में। तो अगर डच के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। सबसे पहले जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस्टेब्लिश होता है हॉलैंड में। देखिए इंडिया में नहीं है, हॉलैंड में। और क्वेश्चन बोलता है कि सबसे पहले डच का जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? वो हुआ था हॉलैंड में। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंडिया में सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री किया है इंडिया में, तो आपका आ जाएगा मासुलीपट्टनम, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश में है और उन्होंने 1605 में इसको इस्टेब्लिश किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा कह रहा हूँ, नोट्स करते रहिए, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत लगता है ऐसे नोट्स बनाने में, तो इसको करते रहिए। अच्छा, उसका बाद में इनका पहला फैक्ट्री हो गया कहाँ पे? अपना मछलीपट्टनम में। और जो सेकंड फैक्ट्री था वो था हमारा सूरत में, सूरत यानी कि गुजरात में। देन इस्टेब्लिश देयर अदर सेटलमेंट्स, जैसे कि पुलिकट में, सूरत में, कलाईकल में, नागापट्टनम में। उन्होंने ऐसी जगह पे अपना अपना सेटलमेंट किया। ये जो चार जो मेन पॉइंट है ना, वो क्वेश्चन में यही चार पूछते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिख लिया। लेकिन ये पूछेगा कि डच का मेन सेंटर कहाँ पे था, तो वो दो होगा, एक होगा पुलिकट, दूसरा होगा नागापट्टनम। दो ही पॉइंट होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटीज, जैसे हमने पुर्तगीज के बारे में बात किया था, पापाया, चिली, पोटैटो, ठीक है ना। सेम उसी तरह से अगर पूछता है कि इनमें से कौन लाया था डच ने, तो हमारा हो जाएगा सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम। ये सब चीज़ें ना डच लेकर आए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को कि पुर्तगीज ने क्या क्या इन्वेंशन किया था और डच लोगों ने क्या क्या किया था, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। डिफीटेड बाय इंग्लिश, तो इंग्लिश ने जैसे ही पुर्तगीज को हरा दिया ना बैटल ऑफ सोली में, ऐसे ही उन्होंने जो अपना डच है उन्होंने उनका भी हरा दिया। उसका बैटल था बैटल ऑफ हुगली। तो बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ बेदरा आप दोनों कह सकते हो, ठीक है, दोनों सेम है। और ये 1759 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टेट पीसीस से हो गया या जो भी हमारा एग्जाम होता है ना स्टेट में कॉम्पिटिटिव का, वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि जो बैटल ऑफ बेदर कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। तो ध्यान रखिए 1759 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? एक तरफ थे इंग्लिश, दूसरी तरफ थे डच। ओके, चलो नेक्स्ट। तो उनका जो पहला फैक्ट्री है वो हमने देख लिया डच का, वो था मासुलीपट्टनम में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि यार डच का उड़ीसा में कोई फैक्ट्री था? बिल्कुल था, उसका नाम है बालेश्वर, ठीक है ना। तो बालेश्वर में जो भी उड़ीसा पीसीएस या उड़ीसा का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसको याद रख लीजिए। डच ने भी उड़ीसा में फैक्ट्री किया था और वो लोकेशन था बालेश्वर। और वहाँ प्लेस भी है, एक हरिहरपुर प्लेस है, उन्होंने वहाँ पे अपने फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। चलो इस वीडियो में पार्ट 1 में मैं अभी हमने पुर्तगीज और डच तक का हमने कंप्लीट कर दिया। अभी जो इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ी देर में लेके आ जाऊँगा, वहाँ पे हम इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच को ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए। और जैसे कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसको नोट्स पक्का कीजिए, है ना, क्योंकि अगर आप इसको नोट्स करते हो ना तो ध्यान रखना आपका स्पेक्ट्रम और आपका बिपिन चंद्रा और आपका एनसीईआरटी आपका तीनों कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको और कहीं से भी नोट्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो थैंक यू, जय हिंद।